हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एके क्लासेस। आई एम अनिल कुमार। बच्चों, आज हम आपके लिए इंग्लिश सेक्शन पोएट्री से संबंधित स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कुछ फोर्स स्टैंजा थे जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। द फाउंटेन पोएम रिटन बाय, जो कंपोज्ड किया है वो जेम्स रसेल लॉवेल। तो पिछले वीडियोस में मैंने 4 स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की थी। आगे 4 स्टैंजा और हैं, इनकी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। उससे पहले मैं बता दूंगा, मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे आप लोगों को एजुकेशन में काफी हेल्प मिल सके। तो बच्चों, आइए जो आगे के कुछ स्टैंजास हैं इनके विषय में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एट फर्स्ट वी रीड, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट ever the same, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. Glorious fountain, let my heart be, fresh changeful constant, upward like thee. तो बच्चों, ये रही कुछ लाइंस आपके स्टैंजा की। अब इनका हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या है इसका अर्थ। Glad of all weathers. In these lines, the poet says that the fountain always happy in all weathers. Glad all weathers, यानी ये जो फवारा है ये सारी ऋतुओं में, सारे मौसम में प्रसन्न चित्त रहता है। Still seeming best, यानी हमेशा जो है प्रसन्न प्रतीत होता है, हमेशा खुश प्रतीत होता है। Upward or downward motion thy rest. अपवर्ड, कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर आता है, कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की तरफ आता है। मोशन दाई रेस्ट, यही इसका आराम होता है। यानी ऊपर की तरफ बढ़ना, फिर नीचे की तरफ आना, ऊपर की तरफ बढ़ना, फिर नीचे की तरफ आना, यही इसका आराम है, यही इसका रेस्ट होता है। गति ही इसका आराम है, गति ही इसका रेस्ट है, आराम। आगे क्या पोएट लिखता है, फुल ऑफ ए नेचर, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, यानी फवारा जो है वो प्रकृति रूप से, पूरी तरीके से प्रकृति रूप से यानी परिपूर्ण है। इसको किसी प्रकार से हम फोर्स करके, किसी भी प्रकार से इसको हम जो है नियंत्रित नहीं कर सकते, अर्थात इसे नियंत्रित करना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू टेम इट, यानी इसको हम एक पालतू नहीं बना सकते, अर्थात इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। चेंज्ड एवरी मोमेंट ever द सेम, इसका जो प्रत्येक क्षण है, चेंज्ड एवरी मोमेंट, इट्स मोमेंट चेंज्ड एवरी मोमेंट, यानी कि इसका जो प्रतिक्षण है, जो क्षण है, हर वक्त ये चेंज होता रहता है। फव्वारा हर वक्त चेंज होता रहता है, लेकिन ever the same, लेकिन ये अपनी जो वास्तविकता है उसको कभी नहीं बदलता, अर्थात ये हमेशा सदैव वही रहता है, लेकिन अपने जो है मोमेंट्स यानी अपने आप को बदलता रहता है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि फव्वारा जो है ये अपने हर एक क्षण में अपने आप को बदलता रहता है, लेकिन रहता वही है। यानी अपने क्रियाकलाप को, अपनी एक्टिविटीज को ये बदलता है, ना कि खुद को। खुद को कभी नहीं बदलता, लेकिन एक्टिविटीज को हर क्षण बदलता रहता है। आगे, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग यानी बिना रुके हुए, सीजलेस मतलब बिना रुके हुए, लगातार, एस्पायरिंग यानी आगे की तरफ ही बढ़ता रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, बिना रुके हुए आगे की ही तरफ बढ़ता रहता है। और सीजलेस कंटेंट यानी कि वो अपनी अपने प्रगति से वो संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट्स, चाहे अंधकार हो या प्रकाश, चाहे अंधकार हो या प्रकाश,
यही उसके तत्व हैं। अर्थात चाहे अंधकार हो या प्रकाश, दोनों में वो हमेशा अपने आप को कार्यरत रखता है, हमेशा व्यस्त रखता है, हमेशा बदलता रहता है, हमेशा अपने क्षण को, अपने आप को प्रति क्षण बदलता रहता है। लास्ट स्टैंजा है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। इन लास्ट स्टैंजा, इस लास्ट स्टैंजा में कवि क्या कहता है, पोएट से क्या कहता है, वो अपनी एम्बिशन को रिवील करता है। क्या कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, ओ ग्लोरियस फाउंटेन, वैभवशाली फवारे, लेट माई हार्ट बी। द पोएट सेज एंड रिवील्स देयर एम्बिशंस एंड ही वांट्स टू बिकम लाइक ए फाउंटेन। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार ये फवारा तरोताजा, परिवर्तनशील और हमेशा जो है प्रगतिशील रहता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्त कवि अपने आप को जो है लोगों के समक्ष व्यक्त करना चाहता है और अपने आप को बदलना चाहता है। एकदम फवारे के जैसे वो होना चाहता है। फवारे से कहता है, हे फवारे, मेरा हृदय भी आपके जैसे फ्रेश, तरोताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील एंड कांस्टेंट और संतोष, ठीक संतोषजनक हो जाए। तो अपवर्ड लाइक दी। और क्या कहता है, अपनी एम्बिशन को रिवील करता है और क्या कहता है कि मैं तेरे जैसा हूं, मैं तेरे जैसा बनूं और हमेशा प्रगतिशील रहूं, यानी आगे की ही तरफ बढ़ता रहूं। तो बच्चों ये रहा इसका अर्थ। और अब मैं बताना चाहूंगा कि इसके जो वीडियोस, इसके जो भी स्टैंजाज हैं, जो भी इसके एक्सप्लेनेशन हुई, उसके बाद इसके जो स्टैंजाज हैं, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो इसके बहुत सारे स्टैंजा हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो भी इसकी समरी ऑफ द पोएम है, इसके विषय में अच्छे से आप लोग लर्न कर लें और उसके बाद एक एक करके मैं सारे स्टैंजा को सॉल्व करूंगा और उसके साथ आप लोगों को देखना है और कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप लोग देखिए। I want to express the second stanza before to all of you। सेकेंड जो स्टैंजा है बच्चों, उसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं। कौन कौन से क्वेश्चन है सेकेंड स्टैंजा में और कैसे इनका आंसर हम लिखेंगे। सबसे पहले मैं स्टैंजा को लिख रहा हूं। winds blow। ये हमारा सेकंड स्टैंजा है। इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको मैं लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन इसका है, लिखा है राइट द नेम ऑफ द पोएट and the poem from which the above stanza has been taken। Write the name of the poet and the poem from which the above stanza from which the above stanza has been taken। बच्चों पहला इसका क्वेश्चन क्या है
कि राइट लिखिए द नेम नाम ऑफ द पोएट कविता एंड द पोयम और कविता का फ्रॉम विच जहां से द एबव उपर्युक्त स्टैंजा हैज बीन टेकन, जहां से ये स्टैंजा जहां से लिया गया है इसके कवि का नाम और उस पोयम का नाम लिखिए। इसके कवि का नाम और उस पोयम का नाम लिखिए जहां से ये स्टैंजा लिया गया है। तो बच्चों इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोयम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन। इसके जो कंडीशंस हैं, इसके जो कुछ तरीके हैं वो मैं बहुत आपको इजी बताऊंगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, द नेम ऑफ द पोएट, द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स रसेल लॉवेल। क्या लिखा हुआ है बच्चों, जेम्स रसेल लॉवेल। तो क्या लिख देंगे हम, द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल। और क्या पूछ रहे हैं इसमें, राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम हिज द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन। द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स रसेल लॉवेल एंड the name of the poem is क्या नाम दिया गया है, दी फाउंटेन। दी फाउंटेन, इसका एफ कैपिटल में कर देते हैं। तो ये बच्चों ये रहा फर्स्ट आंसर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स रसेल लॉवेल, द नेम ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन। इसका दूसरा भी मेथड है, कैसे लिख सकते हैं हम, लिखा है राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द फाउंटेन इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट इज द जेम्स रसेल लॉवेल, या फिर जेम्स रसेल लॉवेल इज द पोएट ऑफ दिस पोएम एंड द पोएम नेम इज द फाउंटेन। तो दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं, इट इज बेस्ट वे। एंड हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे तब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी है, यानी बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं और इजिली हम इस आंसर को लिख सकते हैं और एकदम ट्रू माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट। What color is the fountain in the moonlight? व्हाट कलर, कौन सा रंग, किस प्रकार का रंग इज द फाउंटेन, फव्वारे का, इन द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में दिखता है। यानी जो फव्वारे का कलर है, जो रंग है, वो चंद्रमा के प्रकाश में कैसा दिखता है, वो चंद्रमा के प्रकाश में कैसा दिखता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ाया था कि
into the sunshine, into the moonlight whiter than snow, of wavings of flower like when the winds blow. तो into the moonlight whiter than snow. तो बच्चों यहाँ कैसे लिखेंगे? What color is the fountain in the moonlight? तो लिखेंगे the fountain, यहां से the fountain looks whiter than the snow. क्या है? The fountain looks, फव्वारा दिखता है, व्हाइटर सफेद, दैन मुताबिक द स्नो, बर्फ के, यानी जो फव्वारा है वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखता है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर रहा। इस तरीके से बच्चों हम बहुत आसानी से अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, What happens to the fountain when the winds blow? What happens to the fountain when the winds blow? हाँ, तो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और ये कह रहा है, क्या लिखा हुआ है? What happens to the fountain when the winds blow? यानी what happens, क्या घटित होता है टू द फाउंटेन्स, फव्वारे का, व्हेन दी विंड्स ब्लो, यानी जब हवाएं चलती हैं, जब हवा चलती है तो फव्वारे के साथ क्या घटित होता है, अर्थात फव्वारा जो है कौन सा काम करता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए गाइस, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? दी फाउंटेन The fountain waves. The fountain waves like a flower. The fountain waves like a flower, और यहां से बच्चों लिख देंगे when the winds blow, इतना इसके साथ में जोड़ देंगे। पहले मैंने क्या लिखा? The fountain waves like a फ्लावर, जो फवारा है वो कैसे हिलता डुलता है? फूल के तरीके, जिस प्रकार डालियों में फूल हिला डुला करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये हमारा फवारा हिला डुला करता है। When the winds blow, जब हवाएं चलती हैं। आगे का ये पोर्शन हम इसी में ऐड कर देंगे। When the winds लो, ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। इसमें बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा हमें लर्न करना है और इसी क्वेश्चंस में ही आंसर कंसील रहता है। आगे का मैंने यहां से लिख दिया when the winds blow, इसी में मैंने ऐड कर दिया, यानी द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर when the winds blow। द फाउंटेन हमारा फव्वारा, वेव्स हिलता डुलता है, लाइक जैसे अ फ्लावर, एक पुष्प के भांति, when the winds blow, जब हवाएं चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा एक पुष्प की भांति हिलता डुलता रहता है। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा ये हो गया। सपोज दैट गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, देखिए क्या लिखा हुआ है? पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा। देखिए गाइस, point out the rhyming words in the above stanza।
पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा। इसका क्या मतलब होता है? पॉइंट आउट, निकालिए द राइमिंग। राइमिंग का मतलब होता है बच्चों तुक बंदी, यानी तुक जो एक तुकांत शब्द होते हैं। तुकांत का मतलब जैसे पानी, वानी, आना, जाना। कहने का मतलब यह है जो लास्ट का प्रोनाउंसिएशन है वो मैच करता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इधर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा बट और ये कट, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है। ठीक यही है हमारा राइमिंग। राइमिंग का मतलब होता है एक जैसे तुक वाले शब्द। तो इसमें क्या लिखा हुआ था? इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, इनटू द सनशाइन, सॉरी, इनटू द मून लाइट, यानी इनटू द मून लाइट व्हाइटर देन स्नो और वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो यहां पर हम फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं इनटू द मून लाइट व्हाइटर देन स्नो। कौन सा वर्ड्स आ रहा है? कौन सा गाइस वर्ड्स आ रहा है? स्नो। ये स्नो वर्ड्स आ रहा है, ये मिला। और इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो स्नो और ये ब्लो दोनों की ये मैचिंग हो रही है, यानी तुक मिल रहा है। इसी को हम राइमिंग कहते हैं। तो हमारे इस स्टैंजा में ये दो वर्ड्स हैं जो मैच कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? द राइमिंग वर्ड्स आर, आंसर लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा। Rhyming words in the stanza क्या लिख देंगे? स्नो, स्नो बराबर इक्वल ब्लू। ये इट इज द वे टू राइट द राइमिंग वर्ड्स। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं द राइमिंग वर्ड इन द अबव स्टैंजा इज स्नो इक्वल ब्लू। तो दोनों वेज हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियोज कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपको आंसर्स लिखने का जो मेथड है वो कैसा लगा ये बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको स्टडी में हेल्प मिल सके। थैंक यू।